नमस्कार। पिछली बारी हमने डिस्कस करा था वेरियस स्टेप्स ऑफ हैबिलिटेशन और उसमें हमने ये भी डिस्कस करा था पहला स्टेप कि एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ ऑन द स्क्रीन। पहला स्टेप क्या था? बिहेवियरल असेसमेंट, और उसमें हमने MDPS डिस्कस भी किया था, ये टूल कि कैसे हम बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं और क्यों करते हैं बिहेवियरल असेसमेंट, या टू फाइंड आउट द करंट लेवल ऑफ द चाइल्ड। तो अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हमें ये तो पता चल गया कि बच्चे का लेवल ये है। नाउ व्हाट टू टीच। देयर आर ऑलवेज 2-3 क्वेश्चंस इन स्पेशल एजुकेटर्स माइंड। पहला ये होता है व्हाट टू टीच, दूसरा होता है हाउ टू टीच, तीसरा होता है हाउ डू आई मेक श्योर द चाइल्ड हैज लर्नड सो अब पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट टू टीच। तो अब हमें आपको, जैसा कि मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि MDPS में ये हमें प्रोफाइल मिला था, राइट। और बच्चे की स्ट्रेंथ पता चल गई थी, बच्चे की लिमिटेशंस पता चल गई थी कि उसके डेफिशिएंट्स कौन कौन से एरियाज में हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो मेरा चार्ट है, फ्लो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड हम इसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग द IEP फॉर द चाइल्ड। सो आज हम IEP के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ IEP जो था वो इनिशिएट हुआ था इन USA in 1975 with the passage of act called Education for the All Handicapped Children Act, okay, which is also called, आपके कोर्स में आपने पढ़ा होगा, Public Law 94-142, right? तो देखिए IEP है क्या? As the name suggests, IEP, the full form of IEP is Individualized Educational Program, और कई लोग इसको Individualized Educational Plan भी कहते हैं। So what is the definition? Let us first discuss the definition. क्योंकि आपको जब एग्जाम में आता है तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर, what is the definition of IEP? तो IEP is a document. It is a document that describes the status of the child's skills in various areas, okay, and also states the goals and objectives and other services which the child will require and the strategies to teach those goals and objectives. Okay? In other words, IEP क्या है? It's a plan of action. It's a plan of action stating कि बच्चे का स्टेटस क्या है in various areas, उसका लेवल क्या है in various domains of adaptive behavior, और उसके बाद बच्चे को कौन से गोल्स सिखाए जा रहे हैं, और गोल्स को हमने स्मॉल टर्म ऑब्जेक्टिव्स में, जिसको कि हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, उसका ब्यौरा होता है। और उसके साथ साथ हाउ मच प्रोग्रेस द चाइल्ड हैज मेड, दैट ऑल्सो इज देयर इन द IEP। तो बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? व्हाई डू वी राइट इट? या आपको सबको पता है, चिल्ड्रन विद ID, children with intellectual disability, they are all very unique. Each child is different, अगर हम 5 बच्चे 60 IQ के भी लेते हैं, तब भी वो 60 IQ के 5 बच्चे, they themselves, they will be different from each other. So, purpose क्या है? To write the plan for individual child as per his needs and as per his level. तो ये लिखना बहुत जरूरी है because it organizes the total program. As against the myth, जैसे लोग कहते हैं इनको तो कुछ भी पढ़ा दो, बिजी रखना है, बस कुछ भी पढ़ा दो. That's not the case. Teaching children with intellectual disability is as scientific and is as methodical as any other child. So we have to plan it in a very systematic way, in a very structured manner. तो इट ऑर्गेनाइजेज द होल प्रोग्राम। और दूसरा क्या है, इसके बनाने से क्या रहता है? अकाउंटेबिलिटी रहती है टीचर को। कल हमें टीचर, अगर बच्चा नहीं सीख रहा तो टीचर हैज टू से व्हाई द चाइल्ड इज नॉट लर्निंग,
why she has not achieved what you had expected, the child to achieve. और तीसरा पर्पस क्या है कि इट एक्ट्स एज अ फंक्शनल गाइड. मान लो आप इस बच्चे के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं किसी के साथ, या पेरेंट्स ही आ जाए, या कोई भी हमारे यहाँ पे आ जाए कि बताओ ये बच्चा आपके पास कब आया था एंड वो हाउ इज ही प्रोग्रेसिंग. So it will act as a functional guide to discuss what the child was when he came to you, what are the various services which we provided to the child, and how did he progress. So it talks about the whole program about the child. So that is the purpose of this IEP. और अब हम डिस्कस करें कि IEP जो है इसमें होना क्या क्या चाहिए. जैसा कि हमने कहा ये एक डॉक्यूमेंट है, तो अब इसमें क्या क्या होना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स. तो जो पहला कंपोनेंट है वो है जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड. आपको पता है कि जब भी बच्चा सबसे पहले आता है स्कूल में, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो पेरेंट बताता है, चाहे जो भी उसके साथ उसका केयर टेकर होता है वो बताता है. और उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे की बर्थ हिस्ट्री क्या थी, बच्चे की स्कूल हिस्ट्री क्या है, बच्चे की फैमिली कैसी है, बच्चे के सिबलिंग्स कितने हैं, और उसका जो है उसकी एसोसिएटेड कंडीशंस कितनी हैं, घर में और कौन कौन है, उसका साइको सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, घर पे और कौन कौन लोग हैं, दादा दादी हैं कि नहीं. तो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ द सपोर्ट सिस्टम इन द फैमिली. तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता चल जाए कि बच्चे की स्पेशल नीड्स क्या क्या हैं और उसको कैसे घर में टेक केयर किया जा रहा है, एंड व्हाट इज़ द सपोर्ट सिस्टम इन द हाउस. ताकि हमें जब हम उसके लिए प्लान करें उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो हमें पता हो कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सेकेंड जो है स्टेटमेंट अबाउट द करंट लेवल ऑफ द चाइल्ड. तो ये हमें कहाँ से मिलेगी. रिमेंबर लास्ट टाइम वी हैड असेस्ड द चाइल्ड ऑन MDPS, और उससे हमें एक बच्चे का बिहेवियरल प्रोफाइल मिला था. मैं फिर से आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ द प्रोफाइल विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो ब्लू वॉज व्हाट द चाइल्ड कुड डू एंड द रेड वॉज व्हाट द चाइल्ड कुडंट डू. तो ये इसका जो है स्टेटमेंट ऑफ द करंट लेवल है कि बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता. तो ये हमें कैसे मिला. ये हमने बच्चे का असेसमेंट करा ऑन द असेसमेंट टूल. तो अभी हमने सिर्फ MDPS के बारे में पढ़ा है, धीरे धीरे हम और टूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि हमारे इंडिया में बने हुए हैं. तो ये हमें पता चल गया. और क्या होना चाहिए IEP में. जब हम असेस करते हैं, एक बात और बता दूं इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि और क्या होना चाहिए IEP में. जब हम असेसमेंट करते हैं, हमें ये भी साथ साथ असेसमेंट करना चाहिए कि लर्निंग स्टाइल क्या है बच्चे का. इन अदर वर्ड्स कि वो कैसे सीख रहा है. इज ही अ विजुअल लर्नर, क्या वो देख के ज़्यादा सीखता है, और इज ही अ ऑडियो लर्नर, सुन के ज़्यादा अच्छे से सीखता है, और या ही इज़ अ रीड एंड राइट लर्नर, और इज ही अ टैक्चुअल लर्नर, टच करके ज़्यादा सीखता है. तो ये भी हम अगर पता लगा लें, जब हम असेस कर लें, वो पता चल जाता है जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे होते हो. तो इस दौरान हम पता कर सकते हैं. और उसके बाद ये भी हमें पता लगा लेना चाहिए इस दौरान व्हाट इज़ द पोटेंशियल रीइंफोर्सर फॉर द चाइल्ड. हम ये ज्यूम नहीं कर सकते कि दैट चॉकलेट इज रीइंफोर्सर फॉर द चिल्ड्रन, और ये भी ज्यूम नहीं कर सकते पैट एट द बैक इज रीइंफोर्स. मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बैक पे मुझे पैट करे, मुझे कोई टच भी करे. सो मेनी चिल्ड्रन आर लाइक दैट कि वो कहते हैं कि मेरे को टच मत करो. तो वी कांट एज्यूम कि ये बच्चे के लिए रीइंफोर्सिंग होगा, ये बच्चे को हम एज अ रिवॉर्ड यूज़ कर सकते हैं. यू हैव टू फाइंड आउट. तो साथ साथ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. देयर आर टेक्निक्स ऑल्सो विच विल टॉक अबाउट इन अ सेपरेट सेशन व्हेन वी टॉक अबाउट रिवॉर्ड्स. बट अगर इस दौरान हमें ये पता चल जाए कि बच्चे की क्या लाइकिंग्स हैं, क्या उसको एज अ रिवॉर्ड पसंद आएगा, तो हमें टीचिंग प्रोसेस में बहुत काम आएगा IEP के दौरान. ओके. और जब हम IEP के लिए असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे की, जब उसका करंट लेवल असेस कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम सारे एरियाज़ पे असेस कर लें. तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जैसे MDPS के एरियाज़ हैं वो सारे, चाहे कोई सा भी स्केल आप यूज़ कर रहे हो,
यू हैव टू मेक श्योर कि आपने बच्चे का ग्रॉस मोटर पे, फाइन मोटर पे, इन अदर वर्ड्स मोटर स्किल्स पे असेसमेंट कर लिया है कि नहीं, देन सेल्फ केयर स्किल्स पे असेसमेंट कर लिया है कि नहीं, विच कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन सी स्किल्स, या वेरी गुड, मील टाइम्स, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, ग्रूमिंग, वेरी गुड, टॉयलेटिंग, वेरी गुड, देन कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, देन उसका academics level in reading, writing, arithmetic, time, money, measurement, and everything. And then comes to vocational skills, leisure time activities, and home activities, domestic activities. So in सब areas में जो है बच्चे का हमें current level निकालना बहुत जरूरी है. So this is about the statement about the current level जब हम निकालते हैं ये. उसके बाद और क्या होता है, जब हमें ये पता चल गया कि बच्चा ये एरियाज हैं जिसमें कि ही कैन अचीव, एंड दीज आर द एरियाज विच ही इज डेफिशिएंट इन, तो तब उसके बाद द नेक्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट आर द गोल्स वी शुड सिलेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड. सो व्हाट आर गोल्स, स्टेटमेंट ऑफ द एनुअल गोल्स जिसको कि हम कहते हैं. तो एनुअल गोल्स क्या होते हैं, अगेन एनुअल गोल्स ये होते हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड इन अ ईयर्स टाइम, व्हाट डू यू थिंक द चाइल्ड कैन अचीव इन अ ईयर्स टाइम. अब आप सोचो कि एक साल में बच्चा कौन कौन से गोल अचीव कर पाएगा, कीपिंग इन व्यू हिज नीड्स एंड ऑल्सो हिज लेवल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. तो अब बहुत सारी एरियाज हैं आपने देखे, जो आपने देखे लाल और नीला वाला प्रोफाइल बच्चे का दिखा था, उसमें बहुत सारे एरियाज हैं इन विच द चाइल्ड इज डेफिशिएंट. सो कैन वी टेक ऑल ऑफ देम एज गोल्स? ऑब्वियसली नो. सो वी विल हैव टू सिलेक्ट फ्यू गोल्स, एंड जनरली हम क्या करते हैं, 3 to 4 गोल्स सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर 1 quarter. Okay, because as we know that our children learn very slow and they comprehend also very slowly. तो हम 4 goals by and large select कर लेते हैं, but there is no hard and fast rule. You can always select more or less as per your child's needs. तो अब हम कैसे select करें कि मैं अभी कौन से goals लूँ? तो there are some again factors which we consider while selecting the annual goals. So again you can see on the screen, I have put it on the screen also, कि these are the various factors which you should consider while selecting the goals. Say for example, सबसे पहले तो उसकी past achievement. अगर वो बच्चा पहले किसी स्कूल में गया है तो what is his level? उसकी पुरानी किताबें, कॉपियाँ देख सकते हो, आप पूछ सकते हो, रिपोर्ट कार्ड्स देख सकते हो कि उसकी past achievement क्या है, किस लेवल पर है. Then again your own assessment, level of the child, what is his level in various areas, and then what is the age. Say for example कि अगर बच्चा 20 साल का है पर उसको अभी तक he lacks in communication, तो आप उसको you can't read the nursery rhymes in front of him to develop his language, can you? Because he's already 20 years. So obviously you will pick up some stories as per his levels, and which will help him to master some language skills. और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि करंट लेवल बच्चे का क्या है वो देखना बहुत जरूरी है. Say for example, if you want the child to write, you want the child to write independently. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, उसका लेवल क्या जरूरी है. अगर एक बच्चा पेंसिल ही नहीं होल्ड कर सकता आपकी थंब और इंडेक्स फिंगर में, विच इज़ द राइट वे ऑफ होल्डिंग द पेंसिल, तो वो राइट कैसे करेगा, राइट. सो यू हैव टू सी वेदर द चाइल्ड इज रेडी फॉर इट और नॉट. सिमिलरली आप सोचते हैं कि बच्चे को एडिशन आ जाए, 3 जमा 4 क्या होता है, बच्चा जो है 12 साल का है, एडिशन तो आनी चाहिए, उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उसको सिंगल डिजिट एडिशन तो आ जाए, पर बच्चे को तो अभी सिर्फ रूट काउंट निकालती है, उसको तो मीनिंगफुल काउंटिंग आती नहीं. जब मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे
ये जो खूब सारे आपके सामने पेन्स पड़े हैं उसमें से मुझे 3 पेन दे दो। तो बच्चा मुझे 3 पेन नहीं दे पाता। तो कैन आई टीच हिम 3 + 4 इज़ हाउ मच? So you have to keep that in mind. Okay? And similarly, the environment. In which environment is he living? Now, again, I'll take an example. If the child is residing in a village, or if this child is residing in an urban area, or if the child belongs to a very rich family, elite family, तो obviously इनके goals जो है फर्क होंगे, right? So, आजकल जो है बच्चे के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और अर्बन एरिया में रहते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। फ़ोन का इस्तेमाल फॉर ऑर्डरिंग फूड, फॉर ऑर्डरिंग अ कैब एंड फॉर ऑर्डरिंग एनीथिंग, और मे बी इवन पेइंग द बिल्स। तो ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। वेयर एज अ गाँव का चाइल्ड, तो मे बी यू विल नॉट टेक दिस एज अ गोल। सिमिलरली अगर एक बच्चा गांव में रह रहा है, तो टेबल मैनर्स, मेकिंग यूज ऑफ फोक और a knife may not be a good idea to take as a goal as compared to the child who's staying in a urban area and belongs to a very high class family. So, and the next is, as you can see on the screen, applicability of the goal, or in other words, the functionality of the goal. You know, is this goal important in his life? Should we teach him only or no? So, क्या ये उपयोगी है उसकी लाइफ में? अब आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, टीचिंग कलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ. क्यों? Red, green and yellow. Why they are important? Why they are functional? Because the child is coming to the school on his own and he has to cross the red light. Crossing. तो उसको ये तीनों लाइट का फर्क होना चाहिए कि when should he cross the road. Whereas if the child is staying in a place where there are no red lights, so will you take it as a functional goal? Obviously no. Similarly, एक माइल्ड बच्चा है और एक सिवियर बच्चा है या मॉडरेट बच्चा है. How many states are there in the country? Obviously everybody should know. But is it functional for this particular child who is moderate, an intellectual disability? तो फंक्शनल क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है अभी उसकी जिंदगी में? उसको टू मेक हिम इंडिपेंडेंट. टू मेक हिम इंडिपेंडेंट इन व्हाट? In self-care, in social skills, and last is economical skills. तो इसके अंदर जो भी स्किल आती है टू मेक हिम इंडिपेंडेंट इन द सोसाइटी, टू लिव इन द सोसाइटी इंडिपेंडेंटली, वो स्किल्स हमें सिखानी चाहिए. अब आप कहेंगे कि और फिर सबसे बड़ी बात पेरेंट्स का भी. पेरेंट्स आर इंटेग्रल मेंबर of selecting IP goals. What do they think the child should be taught? अब जैसे कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैम ये मुझे पता है कि ये कितना पढ़ाई कर पाएगा. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. यू प्लीज टीच हिम ऑल सोशल स्किल्स. व्हेन द गेस्ट कम, हाउ टू greet them and how to show your hospitality. All those things, those things are very important for me because I often have people over my house and then I want this child to behave properly. As compared to the other person who says, मेरा बच्चा तो स्कूल आता है, इसको पढ़ाई पूरी आनी चाहिए, इसको जमा घटा भी आना चाहिए, इसको पढ़ना भी आना चाहिए, इसको स्टोरी लिखनी भी आनी चाहिए. So consider that also. But obviously you have to see all these factors and see then what is best for the child. And obviously there will be so many goals which you would wish to teach him, but then you have to select on priority basis. What is important now? जैसे कि अगर बच्चा आपके पास आया है, उसके पास उसको टॉयलेटिंग स्किल्स भी नहीं है, फीडिंग स्किल्स भी नहीं है और उसको ड्रेसिंग स्किल्स भी नहीं है,
राइट? तो सबसे पहले आप क्या सिखाओगे? ऑब्वियसली टॉयलेटिंग स्किल्स, या यस. सो व्हाट इज द प्रायोरिटी राइट नाउ? बच्चे को मान लीजिए ही हैज़ अ सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, अपने आप को हर्ट करता रहता है, एंड इट इज इंटरफेयरिंग इन हिज लर्निंग ऑल्सो. और आपने उसके गोल बनाए हुए, रीडिंग का भी बनाया हुआ है, राइटिंग का भी बनाया हुआ, बिकॉज दैट्स द गोल द चाइल्ड इज लैकिंग इन, एंड द चाइल्ड कैन लर्न ऑल्सो. तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? आपकी प्रायोरिटी रहेगी टू रिमूव दिस और टू like lessen this behavior, problem behavior of hurting himself. Okay? On the basis of these things, you can select goals. Okay. So this was the third component of IEP. अब how do we go next? अब next क्या है? Annual goals are translated into small term objectives. Okay, which are also called instructional objectives, which are also called behavioral objectives. So behavioral objectives are written in such a way that they are observable and hence measurable. I'll give you an example. अब आपने गोल तो सिलेक्ट कर लिया. क्या गोल सिलेक्ट कर लिया? कि 10 रुपये का नोट मुझे दे दो, तो बच्चा आपको 10 रुपये का नोट दे दे. Okay, that's what you want. So in other words, identification of 10 rupees note. तो ये आपका गोल है. Now, how will you go ahead with this goal? So in order to have the clarity that what exactly you want to teach the child, you have to translate this into behavioral objectives. और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, और आप सामने देखिए. सो आई हैव लिस्टेड द कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स. और सबसे पहले आपको दिख रहा है कंडीशन, राइट? अंडर व्हाट कंडीशंस द बिहेवियर विल अकर. अब जैसे मैंने कहा कि बच्चा 10 रुपीज़ की पहचान करेगा. कब करेगा वो पहचान? जब मैं उसको मिक्स्ड नोट्स दूंगी तब, और या जब भी उसको ज़रूरत पड़े, जब वो मार्केट में शॉपिंग करने जाए, तो अगर उसको 10 रुपए देने हैं तो उसमें से ढूंढ ले, राइट? और कि जब मैं 2 चॉइस में उसको 10 रुपीज़ नोट दूं, तो बच्चा मुझे 10 रुपीज़ का नोट दे दे. ओके? So what do I want? So आपको कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है. कौन से इन्वायरमेंट में कब ये व्यवहार होगा, अंडर विच इन्वायरमेंट द बिहेवियर विल अकर. सो व्हेन शोन मिक्स्ड करेंसी. तो व्हेन शोन क्या है? जब उसको मिक्स्ड करेंसी दिखाया जाए, इज अ कंडीशन. ओके? और इसी तरह व्हेन आस्क्ड हो सकता है. व्हेन आस्क्ड टू बाय अ टॉय ऑफ 10 रुपीज द चाइल्ड विल बाय. सो अभी मैं क्या, व्हेन गिवन अ 10 रुपीज ही विल डू द शॉपिंग. सो दोनों कंडीशंस फर्क है. या सो नेक्स्ट क्या है? हु इज द पर्सन जिसका व्यवहार आप डेवलप करना चाहते हो, या स्ट्रेंथन करना चाहते हो, और या कम करना चाहते हो, या बढ़ाना चाहते हो. ऑब्वियसली आप ये व्यवहार बढ़ाना चाहते हो. तो पर्सन अफेक्टेड, उसका नाम. तो अब मान लीजिए माला. ओके? आप चाहते हैं कि माला 10 रुपीज़ की पहचान करे. तो कब कहा हमने? व्हेन गिवन. हमारी कंडीशन तो हो गई व्हेन गिवन मिक्स्ड करेंसी, राइट? तो मैं जब मिक्स्ड करेंसी दूंगी, माला इज द नेम. नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, क्या है कंपोनेंट? बिहेवियर. वेरी गुड. नाउ बिहेवियर हैज टू बी रिटन, मैंने पहले कहा, इन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल टर्म्स. व्हाई आई सेड दैट?
कि अगर ऑब्जर्वेबल टर्म्स में नहीं होगा तो मैं उसको मेजर कैसे करूँगी, राइट? तो अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछती हूँ, व्हाट आर द ऑब्जर्वेबल terms we can use, the words we can use, and what are the words which are not observable? See, like jump. Jump is observable. आप देख सकते हो बच्चे को जंप करते हो? Yes, very good. Right? Yes. Give? Yes. Point? Yes. Right? No. The child will know sums. Can you observe? No. Obviously no. Happy? No. Understand? No. So these are not observable terms. ओके, सो मैं इसके एंड में एक छोटे से आपको क्वेश्चंस भी दूंगी जो आपको आंसर करने पड़ेंगे, जिससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी अबाउट आईईपी. सो दीज आर, सो वी हैव टू यूज द वर्ड्स व्हिच आर ऑब्जर्वेबल सो दैट वी कैन मेजर आल्सो. तो क्या मैं लिख सकती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ कि जब मैं बच्चों को माला को मिक्स करेंसी दूंगी, माला विल अंडरस्टैंड अबाउट 10 rupee note. Can I see observe understanding? No. So I'm using a incorrect word. So what should be the correct word? और ये जो बच्चा है मेरा, ये non verbal है. Can I see observe understanding? No. So I'm using a incorrect word. So what should be the correct word? और ये जो बच्चा है मेरा, ये non verbal है. तो मेरा व्यवहार क्या होगा? तो बच्चा मुझे टेल तो कर नहीं सकता, तो मैं बच्चे को क्या, कौन सा व्यवहार करूंगी? आइदर गिव और पॉइंट. ओके, सो अब क्या हो गया, कहाँ तक पहुंच गए हम? व्हेन गिवन मिक्स्ड करेंसी इज द कंडीशन, माला इज द पर्सन अफेक्टेड, विल पॉइंट बिकॉज शी इज नॉन वर्बल, और गिव me the, what is the व्यवहार? Give me the 10 rupee note. I hope इतना समझ आ गया. अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखिए स्क्रीन पे क्या है. वेरी गुड. लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस? हम कब कहेंगे द चाइल्ड हैज लर्न? हाउ ऑफन द चाइल्ड शुड परफॉर्म करेक्टली, how well he should perform, for how long he should perform, how many times he should perform, that we can say the child has learned the behavior. ठीक है? तो जनरली हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन हम कहते हैं कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो ऑब्वियसली पहली स्टेज में बच्चा क्या करता है? एक्वायर करता है. तो बच्चों आपको पता है बच्चा 3 स्टेजेस में सीखता है. पहली स्टेज क्या होती है? एक्विटेंस, एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन, और उसके बाद वो उसको मेंटेन करता है, और फिर वो उसको जनरलाइज करता है, राइट? और हम इसको इन स्ट्रक्चर्ड मैनर इन तीनों स्टेजेस में बच्चे को सिखाते हैं. तो जब हम सिखाते एक्वायर स्टेज में होता है तो हम बच्चे को बोलते हैं द चाइल्ड विल डू द बिहेवियर 80% करेक्टली. ओके, तो क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जब वो मेंटेन्ड स्टेज में सिखाएंगे हम उसको व्यवहार विद रिपीटेड प्रैक्टिस एंड विद लॉट ऑफ रेपिटेशन एंड लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड टीचिंग एड्स, तो बच्चा जो है 100% सीख सकता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. अब बच्चे हर स्किल के लिए 80% मास्टरी नहीं हो सकती. कई बार होता है फॉर हाउ लॉन्ग द चाइल्ड शुड परफॉर्म. अब जैसे कई बार ये होता है द चाइल्ड कैन ईट बट शी इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम इन ईटिंग. तो हम क्या चाहते हैं? उसके व्यवहार को उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं. तो हमारा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? टाइम बाउंड हो जाएगा. The child will finish his meal activities in 5 minutes time or in 10 minutes time. तो ये 10 minutes में level of performance, level of criteria हम use कर सकते हैं, expected level of performance. और इसी तरह से हम लोग use कर सकते हैं कितनी देर तक करेगा. जैसे bouncing the ball,
he can bounce, but he can bounce only for 1 second. Or he can jump, but he can jump only maybe a few inches. So आप उसके डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो आप कहेंगे he will jump a distance of maybe 12 inches. And धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते रहेगा. So they are all expected level of performances depending upon the skill you are choosing. So it's clear level of performance कि किस हद तक कितना how well the child should do, for how long the child should do, how many times he should do the behavior, that we can say the child has learned the behavior, and simultaneously you can start with the other activity. And that is why friends, जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, चिल्ड्रन विद आईडी बच्चों के साथ काम करते हैं, तो जब हम अभी आप एक कॉलम ये भी बनाते हो चेकिंग बैक, जो भी स्किल हम सिखा देते हैं उसको बार बार चेक बैक करते रहते हैं टू सी दैट वेदर द चाइल्ड इज मेंटेनिंग द स्किल. और जबकि हम साथ साथ एक नई स्किल भी शुरुआत करते थे. ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. एंड द लास्ट ऑफ ऑल, इट विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रोग्रेस, कि कितनी प्रोग्रेस बच्चे की हो गई, द डेडलाइन, कितनी देर में ये बच्चा अचीव करेगा गोल. विल इट बी 1 month, or will it be 2 weeks, or will it be 3 months? So generally speaking, हम लोग अपने गोल्स जो बनाते हैं क्वार्टरली बनाते हैं, बट एज आई सेड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. अगर आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सोच रहे हो कि बच्चा जब भी किसी से मिले वो नमस्ते करके ग्रीटिंग करे, और अगर आपको लगता है कि बच्चे के लेवल के हिसाब से वो 2 हफ्ते में सीख जाएगा, आपकी डेडलाइन यू कैन पुट इट एज 2 weeks. ओके, एंड यू कैन पुट इट योर डेडलाइन एज अ डेट ऑल्सो, within 6 months from now, or maybe by end of January, or maybe by end of December, whichever way you want to put it. But this should be there so that you are accountable, that by this time the child should learn this goal which you have set for him. Okay, so these are the various components of IEP. अब फिर से चलिए अपने components of IEP के ऊपर. तो पहला क्या था? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. वेरी गुड, वो हमने डिस्कस कर लिया. सेकेंड क्या था? स्टेटमेंट ऑफ एनुअल गोल्स, वी डिस्कस दैट. तीसरा क्या था? हाउ डू वी राइट बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव डिस्कस दैट. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट आर द वेरियस अदर सर्विसेज द चाइल्ड वुड रिक्वायर, उसका जिक्र भी आईपी में होना चाहिए. द थेराप्यूटिक सर्विसेज. सो फ्रेंड्स, you all know that children with intellectual disability, they have associated problems. Some of them would require physiotherapy, some of them will require occupational therapy, and some will require speech therapy, और किसी को medical assistance की ज़रूरत होती है. सबका जो है यहाँ पे ब्यौरा होना चाहिए आईपी के ऊपर. सो किसी को फिट्स पड़ते हैं, उसको क्या मेडिसिन दी जा रही है और उसको कब देनी चाहिए, ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन आईपी. तो ये बहुत ज़रूरी है. और एक और चीज़ जो हम आजकल आईपी में इंक्लूड करते हैं वो आईसीटी का इस्तेमाल. वी ऑल आर यूजिंग, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज यूजिंग आईसीटी. तो फॉर आवर चिल्ड्रन ऑल्सो, टू मेक हिज लाइफ बेटर, टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड मोर एफिशिएंट, वी मेक यूज ऑफ आईसीटी. तो विच एवर वे, कोई ऐप यूज़ करके इसके आईपी में कोई सा भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर, कोई आईपी, डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड नीड्स, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो उसका भी ब्यौरा होना चाहिए कि ये बच्चा ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है और ये वाला जो है ऐप यूज़ कर सकता है टू कम्युनिकेट हिज नीड्स, और जो भी आप उसका गोल ले रहे हैं. एंड लास्ट ऑफ ऑल, इवैल्यूएशन प्रोसीजर. अब जैसे कि मैंने बताया, ये सारे जो स्टेप्स हैं हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के, ये इंटरलिंक्ड हैं एंड दे आर इन अ सर्कल. तो जब हम पहले असेसमेंट करते हैं उसका लेवल जानने के लिए, और फिर हम उसके बेसिस के हम उसका प्रोग्राम प्लान करते हैं जिसको हम आईपी कहते हैं. फिर उस प्रोग्राम प्लान को हम टीच करते हैं,
वेरियस स्ट्रैटेजीज के साथ। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज विच वी यूज फॉर चिल्ड्रन विद आईटी। उस आईटी स्ट्रैटेजीज के ज़रिए और टीएलएम इस्तेमाल करके वेरियस टीचिंग एड्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम बनाकर उनको बच्चों को वो गोल्स को सिखाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो हमने तय किया होता है। और एंड में जो है हम इवैल्यूएशन करते हैं। और अगर इनमें से कोई भी स्टेप मिसिंग है तो दिस प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट। अगर आप असेसमेंट करते हैं एंड इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय आईपी, obviously assessment has no value. And if you have done the assessment and you have taught IEP as per your plan, and then you have not assessed the child again to find out what is the progress, even then it has no meaning. So all these steps are connected, and so last of all we do the evaluation procedure. Now what is the function of evaluation? क्यों करते हैं हम evaluation? या यू नो इट वेरी वेल। इवैल्यूएशन हम दो पर्पस के लिए कहते हैं। एक तो अपनी टीचिंग को इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या मैंने जो गोल सिलेक्ट करे थे वो मेरे क्या मैंने सही पढ़ाए, वर दे एप्रोप्रिएट। अगर बच्चा नहीं सीख पाया तो ऑब्वियसली माई गोल्स वर नॉट एप्रोप्रिएट। और अगर वो उस दौरान जो मैंने डेडलाइन सिलेक्ट करी थी उस टाइम पीरियड में वो नहीं सीख पाया, that means there was something wrong with the selection of my goals. Either they were too high or maybe too low, or maybe my method of teaching was not correct. So it helps you to introspect your own self. It helps you to evaluate your own teaching process. और दूसरा क्या, हमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस पता चलती है कि अब बच्चे को और कितने सारे स्किल्स आ गए। And after you have evaluated the child, that becomes the current assessment for the next cycle of IEP. So this is how it goes on and on, what we discussed last time also. So इसके बाद ये फॉर्मेट है जो हम यूज़ करते हैं। एक सबसे पहले इसके मैं आपको दिखा दूँ और मैं आपको इस बॉक्स में भी डाल दूँगी। ये आईपी परफॉर्मा है, ओके, जो हम अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहला जो पेज है ये मैं आपके बॉक्स में डाल दूँगी, वो आइडेंटिफिकेशन डेटा के बारे में। एंड सेकेंड पेज इज अबाउट हाउ टू राइट आईईपी। ओके, सो हाउ टू राइट आईईपी मैं आप आज ही बता देती हूँ आपको। पहला कॉलम है, आप देखेंगे सामने, अगर आप देखिए मैंने आपके सामने लगाया हुआ है वो स्किल बिहेवियर, कि कौन सा जो है स्किल बिहेवियर विच यू वांट टू टीच, और उस स्किल बिहेवियर में बच्चे का करंट लेवल क्या है वो सेकेंड कॉलम में लिखा जाएगा। और थर्ड कॉलम में जहाँ ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है, यू विल राइट योर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स considering all 5 components: condition, person affected, behavior, level of performance and duration. Okay, so आपका behavioral objective थर्ड कॉलम में आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होगा, आपके स्टेप्स आएंगे पढ़ाने के, कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाओगे। So this I will discuss maybe later after I have discussed teaching strategies with you. Okay? So this column you will be able to write only after learning the teaching strategies. Next column will be material needed. कौन कौन सा teaching learning material आपको चाहिए होगा, teaching aids आपको चाहिए होंगी ये गोल सिखाने के लिए। Okay? And the last column is how much the child has progressed. We write evaluation in quantitative and qualitative terms. So maybe this performer will discuss in detail later after the discussion of strategies. Till then, goodbye and namaskar.